सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो अभी इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया, ब्रोंज मेडल जीत लिया। तो इस प्रकार भारत को टोक्यो ओलंपिक में अपना तीसरा मेडल मिल चुका है। ये ब्रोंज मेडल है। किसने दिलाया? लवलीना बोरगोहेन ने। ये एक बॉक्सर हैं और किस कैटेगरी में खेला इन्होंने? 69 किलोग्राम कैटेगरी में। और कमाल की बात यह है कि ये तीसरा मेडल भी हमें बेटियों ने दिलाया। बेटे का है भाई करके। तो इस तरह ओलंपिक के इतिहास में बॉक्सिंग में यह हमारा तीसरा मेडल है। पहला लेकर के आए थे विजेंद्र सिंह 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, वो ब्रोंज मेडल लेकर के आए थे। दूसरा लेकर के आई थी एमसी मैरी कॉम 2012 के लंदन ओलंपिक्स में, वो भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी। और अब लेकर के आई हैं लवलीना बोरगोहेन। तो इस तरह से टोक्यो ओलंपिक में एक हमारे पास सिल्वर है, 2 हमारे पास ब्रोंज आ गए। पर कौन लेकर के आई थी? मीराबाई चानू लेकर के आई थी। वो वेट लिफ्टर है। किस कैटेगरी में खेला उन्होंने? 49 किलोग्राम की कैटेगरी में 202 किलोग्राम का भार उठाया था उन्होंने। 87 तो स्नैच में और 115 क्लीन एंड जर्क में। और दूसरा मेडल लेकर के आई थी पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर है। और इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु ही होगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आंसर होगा कर्नम मल्लेश्वरी थी। वो एक वेटलिफ्टर थी और सिडनी ओलंपिक में वो ब्रोंज मेडल लेकर के आई थी। वैसे इनका नाम अभी न्यूज में भी था। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर किसे बनाया गया? इन्हीं को बनाया गया है। अच्छा देखो, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। टोक्यो ओलंपिक एक समर ओलंपिक है। इसकी शुभंकर मैस्कोट क्या है? मिराई तोवा और सोमाइती। सोमाइती पैरालंपिक का है। 3 नाम आपको याद रखने हैं। दीपक काबरा का, टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने। पवन सिंह का, टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय जूरी चुने गए। अशोक कुमार का, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये। और 2 क्वेश्चन और याद रखो कि अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग एथिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बान की मून को फिर से बना दिया गया। एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। ये बांग्लादेश के हैं। अभी आपको याद होगा ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो चेंज हो गया था। लैटिन भाषा में बात करेंगे तो पहले था सिटियस अल्टियस फोर्टियस, लास्ट में एक शब्द और जोड़ दिया, कम्युनिस। इंग्लिश में बोलोगे तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर पहले से था, टुगेदर हमने और जोड़ दिया। और टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रही? एमसी मैरी कॉम रही और मनप्रीत सिंह रहे। जबकि समापन समारोह में कौन होंगे? पहलवान बजरंग पूनिया होंगे। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर लुज़ैन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। देखो लुज़ैन स्विट्जरलैंड में आपको किस किस का हेडक्वार्टर मिलेगा याद रखना। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक से इसको याद करवाया था। तो 4 आपको याद रखने हैं पॉइंट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, फिडे जो चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। प्रेसिडेंट इसके थॉमस बक हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में लेपर्ड डायरीज द रॉसेट इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा संजय गुब्बी ने। तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं ये संजय गुब्बी, जिन्होंने तेंदुए के बारे में ये बुक लिखी है जिसका नाम है लेपर्ड डायरीज द रॉसेट इन इंडिया। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, उसके अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा टाइगर भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। तो ये बुक का नाम याद रखना, उसके लेखक का नाम याद रखना। बाकी अशोक लवासा, ये कौन है? कौन ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी बुक लिखी है? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। बाकी बिमल जालान ने कौन सी बुक लिखी है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, द इंडिया स्टोरी नाम की बुक लिखी है। और अमर्त्य सेन तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इंपॉर्टेंट क्यों बताता हूं मैं इनको? एक तो भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1998 में। और उसी के 1 साल बाद इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला था। और अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी है, तो इनका नाम और इनकी बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक लिखी है इन्होंने। अच्छा, नोबेल पुरस्कार से एक प्रश्न बन जाता है कहीं एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार कहां पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन प्रश्न क्या बनता है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, पीस नोबेल प्राइज, ये कहां पे दिया जाता है? ये याद रखना, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। एक अमिताभ घोष का नाम भी याद रखो, इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है, द लिविंग माउंटेन। और 2-3 बुक मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला? डेविड डायोब को मिला। ये फ्रांस के लेखक हैं।
इनकी नॉवल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। उसके अलावा शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखना, 30वां सरस्वती सम्मान मिला इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे का नाम याद रखना, 30वां व्यास सम्मान मिला इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। मोहन कृष्ण बोहरा का नाम याद रखना, 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था इन्हें इनके उपन्यास तस्लिमा, संघर्ष और साहित्य के लिए। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है और कई बार मैं आपको बता चुका हूं। अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे, डेली वाला, वीकली, मंथली वाला, जो भी, तो आपको ये सारी चीजें रट चुकी होंगी। बस कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। अगर आप पहली बार या एक आध बार इसे देख रहे होंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आएगी, याद नहीं रहेंगे। लेकिन उन स्टूडेंट से पूछिए जो कंटिन्यू बने हुए हैं, ये सारी चीजें वो रट चुकी है उनको, तो उनको ये चीजें आसान लगती है। बस कंटिन्यूटी बनाए रखना, आपको भी आसान लगेगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में नेल्लियोडु वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते थे? तो आंसर होगा कथकली। तो मशहूर कथकली कलाकार थे ये, जिनका नाम क्या था? नेल्लियोडु वासुदेवन नंबूदिरी, जिनका भी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अच्छा, आपको पता है भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं? 8 हैं। 8 कौन कौन से हैं ये भी आपको याद होगा। चलो एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। एक है कुचिपुड़ी, और आपको ये भी बताता हुआ चलता हूं कि ये कहां का है। कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि कुचिपुड़ी ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, मोहिनी अट्टम, देखो मोहिनी अट्टम हो गया और एक कथकली हो गया, ये दोनों का संबंध है केरल से। एक कथक उत्तरी भारत का, या तो ऑप्शन में उत्तरी भारत बोल देगा या उत्तर प्रदेश बोल देगा। एक सतरिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सतना का है, असम का है। तो ये 8 के 8 आपको याद रखने हैं, और इनका संबंध किस राज्य से है ये भी याद रखना है, इसी पे प्रश्न बनता है। तो इनका नाम क्या था? नेल्लियोडु वासुदेवन नंबूथिरी। अच्छा, नंबूदिरी से आपको एक नाम याद आता होगा, अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी। 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, और अभी कुछ समय पहले इनका निधन हो गया था। मलयालम कवि थे ये। चलो एक प्रश्न का जवाब दो आप मुझे। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, आप इसका जवाब देना। और वैसे अभी आपसे पूछा जाए कि सबसे उम्रदराज महिला एथलीट का भी निधन हो गया 105 वर्ष की उम्र में, क्या नाम था उनका? उनका नाम था मान कौर। और भारत की पहली महिला कमेंटेटर का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? उनका नाम चंद्रा नायडू था। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट का नाम आपसे पूछ लें तो एस पद्मावती था। और केरल की पहली राजस्व मंत्री का नाम पूछ लें तो गौरी अम्मा था। इन सब का भी निधन हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और इस तरह से उत्तराखंड जो है ये भूकंप अलर्ट के लिए एक एप्लीकेशन बनाने वाला पहला राज्य बन गया। तो इसमें क्या होगा? भूकंप आने से पहले ही लोगों को चेतावनी संदेश भेजा जाएगा, अलर्ट भेजा जाएगा, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और इस एप्लीकेशन की मदद से भूकंप के दौरान फंसे हुए लोगों के स्थान का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। और देखो, अगर यहाँ पे आपसे प्रश्न बन जाए कि इस एप्लीकेशन को किस आईआईटी की मदद से तैयार किया गया, तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की। अच्छा, इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो बताओ, अभी कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो कल ही पढ़ा इसके बारे में तो हमने, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला गांव कौन सा बना, तो आंसर होगा वेयान गांव, जो कि है जम्मू कश्मीर का। प्रतिशत वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो आंसर होगा लद्दाख। और कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो अंडमान निकोबार। अभी भारत का फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और 24 घंटे नल से स्वच्छ जल की सुविधा देने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी। और कौन सा अभियान चलाया था इसके लिए? सुजल अभियान। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा गोवा। और हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा है सरकार ने? 2024 तक का। वैसे गोवा भी पहला रेबीज फ्री स्टेट भी बन गया है, ये भी ध्यान रखना। और बताइए, भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी बनी है? तो आंसर होगा गुजरात की केवड़िया। देखो, उत्तराखंड की आपको 2 कैपिटल मिलेगी। इसकी विंटर कैपिटल देहरादून है, और अभी इसकी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि समर कैपिटल बन गई है गैरसैंण। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नए बन गए, पुष्कर सिंह धामी नाम है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान, ये भी नए बने हैं।
उत्तराखंड सरकार ने ही, आपको याद होगा, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी। वात्सल्य योजना ये भी उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो उत्तराखंड के देहरादून में। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा भारत का पहला मोस गार्डन ये कहाँ पे विकसित किया गया, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और भारत का पहला लाइकिन पार्क ये कहाँ पे बना है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहीं पे मिलेगा। अभी उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। इनका नाम भी याद रखना। अभी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो डस्ट लिक 2 नाम का युद्ध अभ्यास हुआ था, उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में टॉप पे कौन सा शहर रहा? तो आंसर होगा लंदन। तो अभी ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है, जिसे आप क्यूएस बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्वाक्वेरली साइमंड्स। और अभी इसी ने छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर कौन सा है, इसकी एक लिस्ट जारी की है, जिसे कहते हैं क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। और इसमें लंदन लगातार तीसरे साल टॉप पे रहा है। सेकंड पे जर्मनी की कैपिटल म्यूनिक है। और तीसरे पे एक तो सियोल और टोक्यो, ये दोनों थर्ड रैंक पे हैं। सियोल ये साउथ कोरिया की कैपिटल है, और टोक्यो आप जानते हो जापान की कैपिटल है, जहां पे ओलंपिक चल रहे हैं। और अगर भारत से बात करेंगे तो मुंबई 106 स्थान मिला है, बेंगलुरु को 110वां स्थान मिला है। तो टॉप याद रखना, टॉप पे लंदन है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा, एक आध महीने पुरानी बात है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 आई थी। उसमें अगर रिसर्च की कैटेगरी में या रिसर्च की फील्ड में बात करोगे तो आईआईएससी बेंगलुरु पूरे वर्ल्ड में टॉप पे था। लेकिन इस क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में लंदन टॉप पर है। चलो आप मुझे बताओगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह प्रश्न आपके सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको याद होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन में। उसके अलावा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी लंदन में ही है। और म्यूनिक जर्मनी में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का। यह भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? तो आंसर होगा 7। तो अभी हाल ही में जारी 2021 की फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की 7 कंपनियों को शामिल किया गया है। और इन कंपनियों को इस लिस्ट में उनके बिजनेस रेवेन्यू के अकॉर्डिंग रैंक मिलती है। जैसे भारत की इन 7 भारतीय कंपनियों में बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये टॉप पे है। और इस लिस्ट में रिलायंस 155वें स्थान पे है। और इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो वॉलमार्ट है, जिसने 16वीं बार इस लिस्ट को टॉप किया है। और अगर हम बात करें देश वाइज की किस देश की सबसे ज्यादा कंपनियां इस लिस्ट में है, तो नंबर 1 पे आता है फिर चाइना की 143 कंपनियां इस लिस्ट में है। फिर आता है यूएसए की 122 कंपनियां हैं। फिर आता है जापान की 53 कंपनियां हैं। भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? 7 कंपनियां शामिल है। अच्छा, फॉर्च्यून से आपको कुछ याद आता होगा, कुछ समय पहले की बात है, फॉर्च्यून की वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021 की लिस्ट आई थी, जिसमें बता सकते हो टॉप पे कौन था? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन टॉप पे थी। और उसमें हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको जोर देके पढ़ाया था, एकमात्र भारतीय हैं जो टॉप 10 में है। कौन? सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला, ये 10वें स्थान पे थे। और अगर मैं आपसे पूछूं, सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की जो पहली बार सूची आई थी, उसमें टॉप पे कौन रहे? जमशेदजी टाटा। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक को। तो अभी आरबीआई ने सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। मतलब क्या हो गया? मतलब अब ये जो इंडसइंड बैंक है, ये सीबीडीटी, सीबीआईसी और जीएसटी के तहत राजस्व प्राप्त। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये जो इंडसइंड बैंक है, अब सीबीडीटी, सीबीआईसी और जीएसटी के तहत राजस्व प्राप्तियों से संबंधित लेन देन भी कर सकेगा। सीबीडीटी मतलब तो हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीआईसी मतलब हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और जीएसटी मतलब आप जानते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बाकी एचडीएफसी बैंक से आपको याद होगा, कल ही हमने पढ़ा है, दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की थी। एसबीआई ने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाई है।
देखो इंडसइंड बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1994 में और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पुणे महाराष्ट्र में। इसके सीईओ हैं सुमंत कठपालिया और इसकी टैगलाइन क्या होती है, वी मेक यू फील रिचर। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में एलआईसी ने किसे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया, तो आंसर होगा मिनी आईपे। तो अभी एलआईसी ने मिनी आईपे को अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है, इनका नाम याद रखना। बाकी दीपक दास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अभी हमारे सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक बने हैं ये दीपक दास। अच्छा चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ हमारे सीएजी कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंट के लिए आपको बता दूं, वैसे तो आपको सबको आंसर पता होगा लेकिन फिर भी नहीं पता, तो ये वही हैं जो कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बाकी हरिबाबू कंबमपति की बात करेंगे, मिजोरम के गवर्नर हैं ये, अभी नए बने हैं। अभी आपको पता है 8 राज्यों में नए गवर्नर बने थे। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना आप में से कौन फर्स्ट टाइम देख रहा है। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, अभी 8 राज्यों के नए गवर्नर बने तो उनको याद रखने का एक ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया है। और अभी जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनका भी मैंने बना दिया है, अगर वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और उनकी क्विज भी बना करके आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए, जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो चलो एक बार फिर से मैं आपको 8 राज्यों के गवर्नर को रिवाइज करा देता हूं। पहले तो यही देख लो, हरिबाबू कंबमपति मिजोरम के गवर्नर बन गए। और मिजोरम के अभी तक कौन थे, श्रीधरन पिल्लई थे, वो कहां चले गए, गोवा चले गए। बाकी विजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जल्दी कर, ये कहां के बन गए, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बन गए। हिमाचल प्रदेश के अभी तक कौन थे, बंडारू दत्तात्रेय थे, वो कहां चले गए, हरियाणा चले गए। और हरियाणा में कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य, वो कहां चले गए, त्रिपुरा चले गए। तो त्रिपुरा में कौन थे, रमेश बेस, तो वो कहां चले गए, वो झारखंड चले गए। बाकी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल बने हैं। और कर्नाटक के तो आप सब जानते ही हो, थावरचंद गहलोत बने हैं। तो ये नाम याद रखना, यहां से डेफिनेटली प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। बाकी एलआईसी की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है, अध्यक्ष एमआर कुमार है। अभी इसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की थी, ये भी ध्यान रख लेना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। नीलम को इंग्लिश में बोलते हैं शेफायर, नीले कलर का स्टोन होता है ये। तो अभी श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। रत्नपुरा, इसे श्रीलंका की रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये जो पत्थर मिला है इसका रंग हल्का नीला होता है, मैंने बताया ना ये नीले कलर का होता है स्टोन। और ये कहां पे मिला, तो ये वहां के मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुएं को खोदते समय मिला है। इसका वजन बताया जा रहा है 510 किलोग्राम या 2.5 मिलियन कैरेट। और इसकी जो अंतरराष्ट्रीय कीमत है लगभग है $100 मिलियन। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था 1098 कैरेट का। कहां पे, बोत्सवाना में। बोत्सवाना की कैपिटल क्या होती है, गैबरॉन। और अभी गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था, फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या होती है, मनीला। यहीं पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल, ये कहां पे बनाया गया, डेनमार्क में। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। बात श्रीलंका की है तो ये रहा मैप में श्रीलंका। अब देखो इसकी 2 कैपिटल है, एक तो इसकी कोलंबो है जो कि इसकी कमर्शियल कैपिटल है, और एक श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। और इसके प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राज। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये स्ट्रेट है उसे क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। और साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर ये बना है श्रीलंका में, जिसको नाम दिया गया था लोटस। 350 मीटर इसकी हाइट है। और श्रीलंका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, मित्र शक्ति करते हैं, एक स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। इसके अलावा इस बार श्रीलंका के पास किसकी अध्यक्षता है, बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, चलो यह आपके लिए प्रश्न बनता है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत को लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम है कर दे कमाल तू। तो आपको बताना है इसे किसने लिखा है और किसने गाया है, तो आंसर होगा संजीव सिंह ने। तो अभी हमारे जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भारतीय पैरालंपिक दल के लिए जो थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू, इसको लॉन्च कर दिया है। और इसे संगीतकार और गायक संजीव सिंह ने लिखा है और गाया है। और ये जो संजीव सिंह है ये खुद लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी थे
और इस बार का ये जो टोक्यो पैरालंपिक है इसमें भारत की ओर से 54 खिलाड़ी भाग लेंगे। और कितने खेलों में ये खेल खेलेंगे, तो 9 खेलों में ये हिस्सा लेंगे 54 खिलाड़ी। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था टोक्यो ओलंपिक के लिए भी एक थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ था। कौन सा था वो सॉन्ग? लक्ष्य तेरा सामने है, जिसको लिखा था मोहित चौहान ने। और वैसे अभी टोक्यो ओलंपिक के जो भारतीय दल है उसके लिए एक चीयर सॉन्ग भी लॉन्च किया गया था। उसका नाम था हिंदुस्तानी वे, जिसको किसने गाया था? गायिका अनन्या बिरला ने AR रहमान के साथ मिलकर के। बाकी देखो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए। चलो आप तो यहाँ पे एक प्रश्न का जवाब दे दो, पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो बता चुका हूं मैं आपको कई बार, सर लुडविग गुट्टमन को। याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत चीन सेना ने किस राज्य में छठी हॉटलाइन स्थापित की है? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो अभी भारत और चीन के बीच में हॉटलाइन सेवा को स्थापित की गई है। कहां पे? सिक्किम में। ये दोनों देशों के बीच में छठी हॉटलाइन सेवा है। और इसी के साथ अब लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहाँ पे दो दो हॉटलाइन हो गई है। हॉटलाइन मतलब क्या होता है? तो इसको आप ऐसे समझो, जब भी सीमा पर तनाव की स्थिति पैदा होती है, लड़ाई की सिचुएशन आ जाती है, और आप लोग जानते होंगे लड़ाई को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, तो बस वही है। जब भी तनाव की स्थिति पैदा होती है सीमा पे, तो उस समय वहां के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, दोनों देशों की सेनाओं के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो आपस में बातचीत करके उसको सुलझा सके। अधिकारी आपस में सीधी बात करके शांति स्थापित कर सके, तो उसके लिए है ये हॉटलाइन सेवा। अब बात सिक्किम की है, तो ये रहा मैप में सिक्किम। देखो सिक्किम की कैपिटल गांगटोक है, गवर्नर गंगा प्रसाद हैं और मुख्यमंत्री PS गोले, जिसे आप प्रेम सिंह तमांग भी बोलते हो। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो आंसर होगा सिक्किम। लेकिन दुनिया में पूछेंगे पहला ऑर्गेनिक कंट्री कौन सा है, तो आंसर होगा भूटान। और यहीं से एक प्रश्न आप रिलेट कर पाओगे, लिंक कर पाओगे कि अभी लद्दाख ने अपने आप को जैविक प्रदेश बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया था, और लद्दाख ने कहा कि वो 2025 तक अपने आप को जैविक प्रदेश बना लेगा। अच्छा, 2025 किस बात का टारगेट है हमारा? किसको खत्म करना है हमें 2025 तक? टीबी को खत्म करना है, मलेरिया को नहीं। मलेरिया तो हम 2030 तक खत्म करेंगे। और देखो सिक्किम में आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क भी मिलेगा। और याद रखना, ये भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। सिक्किम में ही आपको नाथुला दर्रा भी मिलेगा, जेलेपला दर्रा भी आपको यहीं पे मिलेगा। और बाइचिंग भूटिया के नाम पे जो फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है, वो भी नामची सिक्किम में बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम कहाँ की है? सिक्किम की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी, नेगेटिव थी, तो आंसर होगा नागालैंड। अच्छा, सिक्किम दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 16 मई को मनाते हैं। 16 मई को एक और इंपॉर्टेंट डे होता है, बता सकते हो कौन सा? नेशनल डेंगू डे। और सिक्किम की सीमा किस किस से लगती है? तो 3 तो पड़ोसी देश हो गए, चाइना, भूटान, नेपाल, और एक पड़ोसी राज्य कौन सा है इसका? पश्चिम बंगाल है। तो ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा VM कनाडे को। तो VM कनाडे, इनको महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त बनाया गया है। ये ML तहलियानी की जगह लेंगे। बाकी आपको याद होगा अभी त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने थे? KN भट्टाचार्य जी। और इसी साल की बात है, मार्च की बात है ये। राजस्थान के नए लोकायुक्त बने थे कौन? PK लोहरा। बाकी SN घोरमड़े अभी नौसेना के नए वाइस चीफ ये बने हैं, इनका नाम भी ध्यान रखना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, देखो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। क्योंकि वीडियोस को बनाने में बहुत दिल से बनाता हूं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बिल्कुल उतना रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसीलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और फिर भी आप देख लो, मैं आपको वीडियो के बीच में, किसी भी क्वेश्चन के बीच में आपको इस तरह की बात नहीं करता हूं कि लाइक करना है, इसे शेयर करना। बिल्कुल लास्ट में आकर के मैं आपसे बोल रहा हूं। तो अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है तो इस वीडियो की और मेरी हेल्प जरूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हो कर देना। और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, ताकि मुझे पता लगे आप में से कितने लोगों को ये अच्छा लगा सेशन। और अब देखिए कल क्या प्रश्न पूछा था आपसे कि अभी लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बन गए? तो आंसर होगा दीपक दास। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अब इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप इनकी क्विज लगा लीजिए, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और वहीं पे आपको फ्री में इसकी PDF भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए।
और देखिए इन सभी क्वेश्चंस का बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन करवाने के लिए इसका ऑडियो भी मैं तैयार करता हूं, ताकि कुछ ही मिनटों में इन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकें जब भी आपको समय मिले, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। बस एक बात याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, कि जो भी जितना भी आपने पढ़ लिया है उसका टाइम टू टाइम आपका रिवीजन होता रहे। वरना बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, नई नई चीजों को पढ़ते रहते हैं, पुराना वाला रिवीजन नहीं करते, तो नया नया क्या है दिमाग में डालते जाते हैं और उनका पुराना पुराना दिमाग से उड़ता जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, रिवीजन बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं आपका ऑडियो रिवीजन तैयार करता हूं। सारे डेज के ऑडियो रिवीजन के लिंक भी आपको क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही मिल जाएंगे। टॉप 5 सीरीज भी हम लोगों ने स्टार्ट की थी स्टैटिक क्वेश्चंस की, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए काफी है।